हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना ऑप्टिक्स में चल रहा था इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस का लास्ट टॉपिक चल रहा था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर की वर्किंग अपन ने कल पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे माइकलसन व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बनती हैं उन फ्रिंजों की व्याख्या। तो लिखो इसमें माइकलसन व्यतिकरण में बनी फ्रिंजों की व्याख्या। माइकलसन व्यतिकरण में बनी फ्रिंजों की व्याख्या। माइकलसन व्यतिकरण में बनी फ्रिंजों की व्याख्या। इसमें डायग्राम बना लो पहले तो। डायग्राम बना लो। ऊपर था आपका दर्पण M1, यहाँ बनेगा दर्पण M2 का प्रतिबिंब। M2 का प्रतिबिंब ये वाला डायग्राम बनाओ। इनके बीच की दूरी है, ये दूरी D। ये थी आपकी हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। ये आपकी टू नंबर की किरण थी, ये फर्स्ट थी। इसमें लिखो प्लेट P।
टेलीस्कोप से या टेलीस्कोप ही दे आप कर लो, दर्पण M1 के लंबवत स्थित दर्पण M2 दी था ना आपके, M2 से ये 2 नंबर की आपतित होती थी M2 पे और वापस परावर्तित होती थी। तो दर्पण M1 के लंबवत स्थित दर्पण M2 का काल्पनिक प्रतिबिंब M2 डैश M1 के समांतर होता है। M2 डैश दर्पण M1 के समांतर होता है। यहाँ देखो दर्पण M2 आपका इधर था, ये दर्पण M2 था। अब इस M2 का प्रतिबिंब, इससे M2 का काल्पनिक प्रतिबिंब M1 के समांतर बनता है, M1 के समांतर होता है। इस प्रकार दर्पण M1 व M2 डैश के मध्य वायु के एक काल्पनिक डी मोटाई की वायु की एक काल्पनिक फिल्म बनती है। लिखो बनती है तथा हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट के बिंदु O पर व्यतिकरण फ्रिंजे इसी डी मोटाई की फिल्म से बनते हैं। इसी डी मोटाई की फिल्म से बनते हैं। अपन ने लिखा है दर्पण M1 व M2 लंबवत होते हैं। अब अपन ने क्या मान लिया, जो M2 था आपका, उस M2 का काल्पनिक प्रतिबिंब M2 डैश दर्पण M1 के समांतर बनता है और दोनों के बीच की दूरी d है, यानी दोनों के बीच की दूरी d है। जो d है उस d में वायु भरी होती है, यानी इसको एक वायु की फिल्म मान लिया। अब हाफ सिल्वर्ड प्लेट, उसका जो O बिंदु है यहाँ पर व्यतिकरण होता है, तो जो व्यतिकरण होता है वो व्यतिकरण इसी डी मोटाई की काल्पनिक फिल्म के कारण बनता है। इसमें लिखो जब प्रकाश किरण दर्पण M1 में M2 से परावर्तित होकर O बिंदु पर पहुंचती है, यही तो होता था।
एक M1 से परावर्तित होकर O बिंदु पर आती थी, दूसरी M2 से परावर्तित होकर O बिंदु पर आती थी। तो जब प्रकाश किरण दर्पण M1 व M2 से परावर्तित होकर O बिंदु पर पहुंचती है तो टेलीस्कोप से देखने पर ये किरणें प्रकाश स्रोत S के प्रतिबिंब S1 डैश व S2 डैश से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। S1 डैश व S2 डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं। तथा ये किरणें या S1 में S2 डैश से आने वाली किरणें तथा S1 डैश व S2 डैश से समांतरित आने वाली किरणें थीटा कोण पर वायु फिल्म पर आपतित होती है, वायु फिल्म पर आपतित होती है। वायु फिल्म पर आपतित होती है। अतः पथांतर। अब देखो, इधर देखो, ये मोटाई d है, जब प्रकाश किरण दर्पण M2 से व M1 से परावर्तित होकर बिंदु O पर पहुंचती है, तो इनको यहाँ व्यतिकरण होगा। व्यतिकरण को टेलीस्कोप से देखेंगे तो जो किरणें हैं वो प्रकाश स्रोत S1 व S2 से आता हुआ प्रतीत होगा। यह आपका S1 और यह आपका S2। टेलीस्कोप से देखेंगे तो जो प्रकाश किरणें आ रही हैं कौन सी, एक तो M1 से, एक M2 डैश से, एक M1 से और एक M2 डैश से आ रही है, वो प्रकाश स्रोत S1 व S2 से आती हुई प्रतीत होंगी। S2 डैश क्या है? इस S के प्रतिबिंब। तो यहाँ देखो पथांतर क्या हुआ, दो किरण है, एक प्लेट ये है, दोनों के बीच की दूरी ये है। एक तो यहाँ से टकरा के आ गई, दूसरी यहाँ गई, d दूरी ये तय की और d वापस आते टाइम तय की। तो 2d तो ये हो गया, 2d तो ये हो गया और कोस थीटा। अतः पथांतर 2d कोस थीटा, पथांतर 2d कोस थीटा, 2d कोस थीटा, 2d कोस थीटा तो ये हो गया। अब स्टोक का नियम लगेगा। स्टोक का नियम क्या कहता है? सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो λ/2 का अतिरिक्त पथांतर उत्पन्न होता है। देखो बना लो पहले तो इसको बना लो।
यहाँ देखो, दर्पण M1 के लंबवत स्थित दर्पण M2 का काल्पनिक प्रतिबिंब M2 डैश दर्पण M1 के समांतर होता है। यहाँ M2 था आपका, यहाँ M1 है, तो M2 का प्रतिबिंब M2 डैश दर्पण M1 के समांतर बनता है। ठीक है, दोनों के बीच की मोटाई D, यानी M1 व M2 के बीच एक वायु की फिल्म बन गई, काल्पनिक वायु की फिल्म बन गई जिसकी मोटाई D है। अब क्या होगा, अब टेलीस्कोप से देखेंगे तो किरण एक तो M1 से टकरा के आ रही है, दूसरी M2 डैश से टकरा कर आ रही है। यहाँ बिंदु O पर आ रही है, दोनों टकरा कर। यहाँ व्यतिकरण फ्रिंजें बनेंगी। उन फ्रिंजों को टेलीस्कोप से देखेंगे तो यहाँ पर जो किरण आ रही है 1 नंबर की और 2 डैश, 2 ये है, 2 डैश ये डैश वाली, वो बिंदु या वो प्रकाश स्रोत S के प्रतिबिंब S1 डैश व S2 डैश से आती हुई प्रतीत होंगी। तो दोनों के बीच में पथांतर हो गया 2D cos थीटा। इसमें लिखो स्टोक के नियम से प्रभावी पथांतर। 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 प्रभावी पथांतर क्या होगा, 2D cos थीटा माइनस लैम्डा r। स्टोक का नियम, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो λ/2 का अतिरिक्त पथांतर या पाई कलांतर उत्पन्न हो जाता है। ये आ गया प्रभावी पथांतर। अब संपोषी व्यतिकरण। इसके लिए पथांतर होगा आपका n लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2D cos थीटा माइनस λ/2 n लैम्डा 2D cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस λ/2, या इसको लिख सकते हैं 2D cos थीटा n प्लस 1/2 लैम्डा। यानी दीप्त संपोषी व्यतिकरण में दीप्त फ्रिंजें बनेंगी। ये तो हो गया दीप्त फ्रिंजें बनेगी, यानी जो दीप्त फ्रिंजों के लिए ये वाला प्रतिबंध हो गया। दूसरा विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण यहाँ क्या होगा, यहाँ होता है आपका डेल इज इक्वल टू n प्लस माइनस 1/2 लैम्डा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2D cos थीटा माइनस λ/2 इज इक्वल टू n माइनस 1/2 लैम्डा। तो यहाँ से हो जाएगा 2D cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अर्थात अदीप्त फ्रिंजें बनेगी। अदीप्त फ्रिंजें बनेगी। अदीप्त फ्रिंजें बनेगी। अदीप्त फ्रिंजें बनेगी।
ये हो गया। अब निकालते हैं जो फ्रिंजें बनेंगी, जो वर्ताकार सकेंद्रीय फ्रिंजें बनेंगी, उन फ्रिंजों की त्रिज्या। अपने पास ये तो आ गया आपका, इसमें आया पथांतर आया 2d cos थीटा माइनस λ/2, ये तो आ गया पथांतर। समपोषी के लिए आया, समपोषी के लिए प्रतिबंध आ गया अपना 2d cos थीटा इज इक्वल टू n प्लस 1/2 लेमड़ा। दूसरा आया विनाशी के लिए, विनाशी के लिए आया 2d cos थीटा इज इक्वल टू n लेमड़ा। हेडिंग डालो फ्रिंजों की त्रिज्या। या फ्रिंजों की व्याख्या में इसमें एक चीज और लिख लो, फ्रिंजों की व्याख्या में ये फ्रिंजें कैसी बनती हैं। फ्रिंजों की व्याख्या इसमें लिख लो, ये था आपका M1, ये था M2 डेस। ये है आपका M1, ये है आपका M2 डेस। तीसरा लिख लो, ये है आपका M1 M2 डेस। इसमें कर लो आप M1 M2 डेस। ये वाले बना लो। यहाँ तो फ्रिंजें कैसी बनेगी, जो डार्क फ्रिंज है ये ब्लैक ब्लैक, तो ये
प्रतिच्छेदन करता है, प्रतिच्छेदन करता है तो आपकी स्ट्रेट फ्रिंजें बनेंगी। ये हो गया आपकी डार्क, ये ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ये डार्क, ब्राइट, ये डार्क, ये बनेगी। इनमें जो वक्रता है वो ये वाला, ये है आपकी अति प्रबल, अति परवलयाकार फ्रिंज है। दूसरा है सरल रेखीय फ्रिंज है। सरल रेखीय फ्रिंज है। तीसरा है आपका सकेंद्रीय फ्रिंज है। कंसेंट्रिक, सकेंद्रीय फ्रिंज, ये लिख लेना। इसमें मोस्ट याद रखना, इसमें जो केंद्रीय फ्रिंज बनती है वो चमकीली होती है। केंद्रीय फ्रिंज चमकीली, और जो न्यूटन एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ केंद्रीय फ्रिंज डार्क बनती है, वहाँ केंद्रीय फ्रिंज डार्क बनती है। यहाँ जो बीच का कोण है फाई या थीटा ले लो। कोण थीटा और ये डी। यहाँ देखो बीच की दूरी चेंज हो रही है, जो बीच की दूरी है वो चेंज हो रही है, और फाई का मान 0 नहीं है।
यानी है थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 और डी का मान चेंज हो रहा है। यहाँ भी थीटा डज नॉट इक्वल टू 0 और ये चेंज हो रहा है। यहाँ भी थीटा 0 नहीं है और डेल 0 हो रहा है, 0 नहीं हो रहा। यहाँ देखो दूरी d है, दूरी में चेंज कुछ नहीं हो रहा, तो दूरी में परिवर्तन 0। जितनी यहाँ है उतनी तो यहाँ है, सारी d मोटाई यहाँ भी नापोगे d है, यहाँ भी d है, सारी में d है और फाई का मान या थीटा का मान 0 बिल्कुल पैरेलल है। ये वाले डायग्राम बना लो। इसके बाद फ्रिंजों की व्याख्या, ये यहाँ कंप्लीट हो गया टॉपिक। यहाँ ये तो है आपकी ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज ये वाली, और जो डार्क है ये वाली डार्क, ये कैसी है? डार्क फ्रिंज। ऐसे ही यहाँ ये ब्राइट, ये डार्क, ब्राइट डार्क एकांतर क्रम में है। ये वाली हो गई आपकी डार्क, ये वाली हो गई ब्राइट। बना लो इसको। यानी थीटा का मान जब 0 होगा और बीच की दूरी में परिवर्तन 0 होगा, तब आपकी कंसेंट्रिक सकेंद्रीय वर्ताकार फ्रिंजें बनेंगी, जिनमें जो केंद्रीय फ्रिंज है ये वाली, ये ब्राइट होती है, ये चमकीली होती है। जब थीटा का मान 0 नहीं होगा और डेल टी यानी दूरी में परिवर्तन 0 नहीं होगा। यहाँ देखो दूरी अलग अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो परिवर्तन सब जगह अलग अलग है, तो ये फ्रिंजें बनेंगी। और यहाँ देखो M1 व M2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, M1 व M2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। M1 व M2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो फ्रिंजें सरल रेखीय फ्रिंजें यहाँ M1 व M2 डेश, M2 डेश, M1 व M2 डेश समांतर है, समांतर है। यहाँ देखो M1 व M2 डेश समांतर हैं। यहाँ M1 व M2 एक थीटा कोण बना रहे हैं। यहाँ पर M1 व M2 डेश थीटा कोण बना रहे हैं, कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं, तो फ्रिंजें बनेंगी अतिप्रबलाकार फ्रिंजें। प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो सरल रेखीय फ्रिंजें, और समांतर हैं तो केंद्रीय फ्रिंज चमकीली होगी और सकेंद्रीय फ्रिंजें बनेंगी। माइकलसन में ये फ्रिंजें बनती हैं जब आप दो लेंस होते हैं M1 व M2, जब जो आपका फिक्स है M2 मिरर है वो फिक्स है और M1 आगे पीछे खिसकेगा, तो M1 को आगे पीछे खिसकाते हो तो बिल्कुल अध्यारोपित होगा। यानी ये वाली कंडीशन सेट करोगे तो M1 को खिसका के करोगे। जो मिरर M1 है जो आपका एपरेटस है उसमें M2 को खिसका के ये वाली कंडीशन लानी होती है। ये वाली कंडीशन लाते हैं तो ऐसी फ्रिंजें बनती हैं गोल। इसके बाद लिखो फ्रिंजों की त्रिज्याएं।
हेडिंग डालो फ्रिंजों की त्रिज्याएं। यहाँ आया था अपना पथांतर आया था 2d cos थीटा माइनस लेमड़ा बाई 2। संपोषी में आया था 2d cos थीटा n प्लस 1/2 लेमड़ा। विनाशी में आया था आपका, विनाशी में आया था 2d cos थीटा इज इक्वल टू n लेमड़ा, 2d cos थीटा इज इक्वल टू m लेमड़ा। फ्रिंजों की त्रिज्या, यह आपका टॉपिक है फ्रिंजों की त्रिज्या। इसमें डायग्राम बनाओ। ये बना लो। यहाँ पर मान लो इस फ्रिंज की त्रिज्या ज्ञात करनी है, या एनवी फ्रिंज ये है, त्रिज्या आर ये हो गई। यहाँ पर टेलीस्कोप है, ये बिंदु है आपका O, ये है आपका T। ये है आपका थीटा n, ये है दूरी D। ये मान लो इसको। यह टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का बिंदु T। लिखो यहाँ तक। लिखो एनवी फ्रिंज की त्रिज्या एनवी फ्रिंज की त्रिज्या Rn, एनवी फ्रिंज की त्रिज्या Rn। दूसरा है आपका O है केंद्रीय फ्रिंज के बिंदु O है टेलीस्कोप T के बीच की दूरी, बीच की दूरी और T का मान है D, और T का मान है D। अपन को मान किसका निकालना है, यानी ये त्रिभुज आ गया आपके पास, ऐसा त्रिभुज आ गया। यहाँ पर ये 90 है, ये थीटा n है, T O A। अपन को मान चाहिए Rn, Rn का मान चाहिए और T का मान दिया हुआ है D। तो कौन सा रिलेशन लगेगा, लंब और आधार tan। तो tan थीटा n कितना आ जाएगा, tan थीटा n ये हो जाएगा आपका लंब कितना है Rn और आधार D। तो यहाँ से Rn का मान आ गया D tan थीटा, D tan थीटा n। Rn का मान
डी टेन थीटा एन आ गया। टेन थीटा एन का मान रख दूं, टेन थीटा एन का मान रख दूं, तो सबसे पहले तो ले लो अदीप्त फ्रिंजों के लिए ले लो अदीप्त फ्रिंजों की त्रिज्या, अदीप्त फ्रिंजों की त्रिज्या। अदीप्त फ्रिंजों के लिए क्या होता है, 2d cos थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। अदीप्त फ्रिंजों के लिए ये प्रतिबंध तो आता है, देखो अदीप्त के लिए ये प्रतिबंध आ गया, यहाँ से कोस थीटा आ गया अपना एन लेमडा, और 2d कोस क्या होता क्या है, कोस होता है आधार बटा करण, यानी ये वाला त्रिभुज हो गया अपना यहाँ आधार तो कितना है एन लेमडा, तो ये तो गया एन लेमडा। करण कितना है, करण का मान है 2d, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगी, ये वाली दूरी निकालो, पाइथागोरस से निकालो। पाइथागोरस से क्या होगा, करण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस, तो करण का स्क्वायर है आपका 4d स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, ये वाली दूरी आ गई आपकी, ये वाली दूरी आ गई। यहाँ से टेन थीटा एन निकाल लो, टेन थीटा एन क्या होता है, टेन थीटा एन होता है आपका लंब अपॉन आधार। लंब कितना है, लंब है यहाँ से 4d स्क्वायर एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन एन लेमडा, यहाँ से इसको लिख दो, यहाँ तक लिखो इसको। यहाँ से एन लेमडा कॉमन ले लो ऊपर वाले में से, एन लेमडा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ, ये एन लेमडा तो ले लिया कॉमन, एन लेमडा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा आपका 4d स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन लेमडा से एन लेमडा कैंसिल आउट, ये हो गया आपका टेन थीटा एन इज इक्वल टू 4d स्क्वायर एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस 1। अतः अदीप्त फ्रिंजों की त्रिज्या, अतः अदीप्त फ्रिंजों की त्रिज्या, इस मान को यहाँ पुट कर दो टेन थीटा एन की जगह, अतः अदीप्त फ्रिंजों की त्रिज्या, अदीप्त फ्रिंजों की त्रिज्या आर एन कितनी हो जाएगी, डी टेन थीटा एन, डी टेन थीटा एन मान पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आर एन इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, मान आ जाएगा आपका डी तो वैसे की वैसे, और ये मान आएगा आपका 4d स्क्वायर एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस 1, ये वाला मान आ गया अदीप्त फ्रिंजों की त्रिज्या। लिखो इसको, यह आपका अदीप्त फ्रिंजों की त्रिज्या आ गया।
अब निकालेंगे दीप्त फ्रिंजों की त्रिज्या। इसको नोट करो एक बार। नोट करो इसको। यहाँ देखो, सबसे पहले एनवी फ्रिंज दीप्त हो या अदीप्त हो, तो उसके लिए अपन ने रिलेशन निकाल लिया। रिलेशन क्या आया, ये आपका हो गया डी। डी क्या है, टेलीस्कोप और बिंदुओं के बीच की दूरी। ये फ्रिंज की त्रिज्या आर एन होगी, तो आर एन का मान आ गया अपना डी टेन थीटा, यानी जो टेन थीटा का रिलेशन है वो हो गया आपका आर एन लंब अपॉन आधार। ठीक है, यहाँ से टेन थीटा का मान आ गया आपका आर एन अपॉन डी, तो आर का मान आ गया डी टेन थीटा। अब आर का मान आ गया ये। अब निकालेंगे अदीप्त फ्रिंज की त्रिज्या। अदीप्त फ्रिंज के लिए विनाशी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए ये वाला प्रतिबंध। विनाशी व्यतिकरण के लिए ये वाला प्रतिबंध, यहाँ से देखो कोस थीटा एन क्या हो गया, कोस थीटा एन हो गया आपका एन लेमडा, 2D को इधर ले गए। अब कोस थीटा होता क्या है, आधार अपॉन करण। आधार अपॉन करण, ये त्रिभुज यहाँ थीटा, ये हो गया आपका आधार और ये हो गया करण। अब जो लंब है वो क्या होता है, करण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो करण का स्क्वायर 4D स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर और उसका रूट कर दिया। इस त्रिभुज से थीटा टेन थीटा एन का मान निकाल लिया। टेन थीटा एन का मान लंब अपॉन आधार, तो लंब का मान ये, आधार का मान ये। यहाँ से ऊपर वाले में से जो है इसमें से एन लेमडा कॉमन ले लिया, एन लेमडा कॉमन लेके काट दिया, टेन थीटा का मान ये आ गया। इस टेन थीटा के मान को यहाँ पुट कर दिया आर एन का जो इक्वेशन थी उसमें, तो अपने पास अदीप्त फ्रिंजों की त्रिज्या आ गई आर एन डी रूट 4D स्क्वायर माइनस एन लेम 4D स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस 1। अब निकालेंगे अदीप्त फ्रिंजों की अदीप्त का तो हो गया, दीप्त फ्रिंजों की त्रिज्याएं। सेम मेथड है। अब निकालेंगे दीप्त फ्रिंजों की त्रिज्याएं। अब देखो यहीं देख लो, जो दीप्त फ्रिंजें हैं समपोषी व्यतिकरण में बन रही है। समपोषी व्यतिकरण यहाँ n की जगह n+1/2 है, यानी n+1/2 है, तो यहाँ पर जो n का मान आ रहा है वहाँ पर भी n+1/2 कर दो। सिमिलरली क्या हो जाएगा, आर एन डी, ये हो जाएगा आपका ऊपर तो 4D स्क्वायर, एन की जगह n+1/2 स्क्वायर लेमडा स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका अदीप्त, सॉरी दीप्त। ये था आपका अदीप्त। नोट करो इसको।
नोट करो, यानी दोनों फ्रिंजें हैं दीप्त और अदीप्त, उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, इनके मान आ गए, यानी दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की त्रिज्याओं के मान आ गए। अब नेक्स्ट इसमें बच रहा है जो माइकलसन व्यतिकरण मापी है, इसके अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। एक तो ये बच रहा है, दूसरा इसमें बच रहा है जो आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर और जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है, इनमें क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या अंतर, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।